स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ पर्यावरण पर कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। पहला, तो इसका आंसर जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सी अम्लीय वर्षा के कारक है। इनमें से कौन सा एसिड रेन के का कारण है। तो हम लोग अभी देखे ध्यान दिए थे, इनमें से है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो आंसर होगा गो 2 और 3। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। तो 4 देख लेते हैं हम लोग, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कनाडा और नॉर्वे सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल के काफ़ी नज़दीक पाए जाते हैं। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किनके द्वारा होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला है अम्ल वर्षा क्या होती है। आखिर अम्ल वर्षा होती क्या है, यानी एसिड रेन क्या होती है। तो अम्ल वर्षा जो है वो होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी या गो। निम्न में से एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय यानी एसिडिक हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधनों का दहन। अम्ल वर्षा से प्रभावित क्या हो सकते हैं। तो भवन और सड़कें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला है अम्ल वर्षा की वजह से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये घट जाती है। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट अंगूस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अम्लीय वर्षा भूमंडलीय पारिस्थितिकी समस्याओं के रूप में प्रकट हो रही है, जिन्होंने बहुविध दुष्परिणामों को जन्म दिया है। इन दुष्परिणामों में कौन कौन से परिणाम शामिल हैं। तो 5 परिणाम को हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है जल में भारी धातुओं की सांद्रता पे वृद्धि। दूसरा है पोषक तत्वों का मृदा से निक्षालन। तीसरा है मत्स्यहीन क्षेत्रों का विस्तार। चौथा जीवाणु और नीलहरित शैवालों की मृत्यु। पांचवा वनों का क्षय। तो अगर हम ध्यान दें तो ये पांचों यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, किसको कि सभी काफी प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो का ओजोन हर्षक पदार्थ के रूप में चर्चित है का प्रयोग पहला सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। दूसरा ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। तीसरा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। चौथा एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो इसका आंसर जो होगा प्रथम, तीसरा और चतुर्थ का होगा, यानी ऑप्शन नंबर गो। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र से संभावित कारण क्या है। कौन सा संभावित कारण हो सकता है या है। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र मतलब फ्रॉन्ट्स तथा समतापीय मंडल, ये बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, यानी ख आंसर होगा। दूसरा है वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। अच्छा है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल,
फिर मध्य मंडल, फिर तापीय मंडल। इसका मतलब आंसर होगा घ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो अगर ध्यान दें तो ओजोन रिक्तता के वजह से चर्म कैंसर होता है और ये एकमात्र सही सुमेलित है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या हो सकता है? तो इसके कारण त्वचीय कैंसर यानी स्किन कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। क्या बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 16 सितंबर। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ये जर्मन टीम ने लगाया था। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। इसका आंसर होगा पराबैंगनी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? ओजोन डिप्लीशन। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। क्लोरोफ्लोरो, हेलोन्स या कार्बन टेट्राऑक्साइड CCl4। तो इसका आंसर होगा तीनों 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर घ। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में ओजोन परत क्या कराती है? तो हम लोग ध्यान दें तो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है तो इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये बचाती है अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से। अगला है, वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है? तो समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये अफ्रीका के ऊपर है, अफ्रीका महादेश। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेंट शीतलक जिसको कहते हैं, कूलर हम लोग कह सकते हैं। इसका उत्तर होगा फ्रियोन्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वातावरण में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? काफ़ी पूछा जाता है, यह है डॉप्सन यूनिट्स। रसायन उपयोग किया जाता है जो वायुमंडल में ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी जो होता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सा है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला CFC11, CFC12 और CFC13। दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, हेलोन 1301 एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तीसरा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन 22 तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म। भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित ओजोन का क्षरण करने वाले 96 पदार्थों में से मुख्यतः जिन पदार्थों का उत्पादन और उपयोग कर रहा है उनमें शामिल है। कौन शामिल है? तो ये जानेंगे और इसका आंसर जो होगा वो है 1, 2, 3 ऑल एवरीवन। तो इसका आंसर होगा घ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के संदर्भ में सही कथन है? और इसका आंसर पहला देखेंगे दोनों कथन। यह पराबैंगनी किरणों जैसी विकिरण का अवशोषण करता है। दूसरा, जब यह क्षोभ मंडल में होता है तो यह एक प्रदूषक होता है। और इसका सही उत्तर है ग यानी बोथ 1 एंड 2 दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। यह होगा इसका सही उत्तर यानी घ।
आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापमान के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? तीनों कथन को ध्यान से देखेंगे। पहला कथन है उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। दूसरा, भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता। तीसरा, अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अनेक उद्योग स्थापित कर रखे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखेंगे। वह बाह्य समतापमंडल ने पलायन कर जाती है। दूसरा, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रगहन कर लेते हैं। तो इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 यानी ख। परिवेशी वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कालिख। दूसरा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तीसरा, जल वाष्प। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों के तीनों यानी घ 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। दूसरा, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2 यानी दोनों के दोनों सही हैं यानी ग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, धान के खेत। दूसरा, कोयले का खनन। तीसरा, पालतू पशु। चौथा, आर्द्र भूमि। तो ये चारों के चारों जो है ग्रीन हाउस मीथेन के स्रोत हैं यानी घ। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान का खेत, कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे। निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस में प्रभाव में योगदान देता है? इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? इसका उत्तर होगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। ग्रीनहाउस गैसों की कल्पना किसने की थी? तो ये जोसेफ फॉरियर साहब ने की थी। अगला है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ये ऑब्वियसली हमारा चाइना ही है। हरित गैस प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? पहला, हिमानी का पिघलना। दूसरा, सागरीय तल में उत्थान। तीसरा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन। चौथा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो कौन सा होगा? हम लोग ध्यान देंगे तो इसका उत्तर होगा सभी के सभी यानी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, वैश्विक तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा, यदि वैश्विक तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। तीसरा, विश्व के समस्त मैंग्रोव डूबे जाएंगे।
चौथा, यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा सभी के सभी प्रभावित होंगे वैश्विक तापमान के बढ़ने से, यानी उत्तर होगा क 1, 2, 3 एंड 4। सर्वाधिक उष्णता के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी मीथेन भी है, जलवाष्प वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है? तो तापमान में वृद्धि, जैसा हम सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? जिम्मेदार सभी हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उष्णन द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला सबसे भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है? आर्कटिक और ग्रीनलैंड बर्फ परत, यानी पोलर एरियाज। सिंपल शब्दों में हरित गृह प्रभाव क्या है? वातावरण के तापमान में वृद्धि को हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम हरित गृह कृषि की शुरुआत की थी? यह हरियाणा ने की थी, हरित गृह यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप पहला, वैश्विक संपर्क बेहतर हो जाएगा। दूसरा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा। तीसरा, आम में जल्दी फूल आने शुरू हो जाएंगे। चौथा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रथम को छोड़कर बाकी तीनों सही है, यानी उत्तर नंबर ख। वैश्विक मंदन ग्लोबल डिमिंग के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश में कमी होगी। डिमिंग का मतलब ऐसे भी जानते हैं अंधेरापन। वैश्विक मंदन का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर क। सौर विकिरण में कमी के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? पहला, फसलों का समय पूर्व पकना। वर्षा के वितरण पर प्रभाव। उत्पादकता में वृद्धि। चौथा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, फसलों का समय पूर्व पकना, वर्षा के वितरण पर प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ख। दूसरा केवल 1 और 2। निम्न में से कौन सा एक वैश्विक शीतलन का कारण हो सकता है? ज्वालामुखीय विस्फोट। अगला, वैश्विक मंदन ग्लोबल डिमिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था गैरल्ड स्टैनहिल। तो आज का क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो ज़रूर पूछे, सर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और मैं फिर आऊँगा आपके और अनेक अनेक विषयों पर क्वेश्चंस लेकर, और आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।